नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। क्या है पलायन? पलायन क्या सिर्फ एक समस्या है, एक दर्द है, एक दंश है? लेकिन इतना तो तय है कि बुंदेलखंड में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो सालों हो गए, लेकिन ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। बताते हैं आपको क्यों। पलायन एक ऐसा दंश जो सालों से बुंदेलखंड की माटी की हकीकत बन चुका है। एक ऐसा स्याह सच जिसके बारे में जानते तो सब कुछ है, बात भी करते हैं, सियासत भी खूब होती है, लेकिन समाधान आज तक क्यों नहीं निकला? ये सवाल बार बार सामने आता है। पूर्व सीएम और बुंदेलखंड की बेटी उमा भारती ने एक बार फिर बुंदेलखंड की इस हकीकत पर सबका ध्यान खींचा है। लेकिन क्या इस बार भी ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर दफन हो जाएगा, या फिर इसका कोई समाधान निकलेगा? एक ऐसा समाधान जिसको लेकर वाकई में सरकार कह सके, सिस्टम कह सके कि पलायन अब जाकर थमेगा। जी हां, क्या कुछ कहा उमा भारती ने। वही उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पलायन की समस्या को बखूबी जानती हैं, समझती हैं। उन्होंने उसको देखा है कि पलायन की समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है, लेकिन उन्होंने यही सवाल खड़ा किया है कि इसका समाधान कब और कैसे निकलेगा। कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद कुछ और सवाल सामने रखेंगे कि आखिरकार बुंदेलखंड का यह दर्द कब खत्म होगा। यहाँ के लोग बहुत बड़ी संख्या में मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं तो चाहती हूँ कि बुंदेलखंड के लोग दिल्ली जाएं, लेकिन मजदूरी करने के लिए नहीं, राज करने के लिए दिल्ली। उमा भारती के इस बयान ने एक बार फिर बुंदेलखंड की माटी से होने वाले पलायन के मुद्दे को हवा दे दी है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री और बुंदेलखंड की बेटी उमा भारती ने पलायन को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था। निवाड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अभी भी बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने दिल्ली जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ के लोग दिल्ली जाएं, लेकिन मजदूरी करने के लिए नहीं, राज करने के लिए। इस बुंदेलखंड में सब सुविधाएं हैं, सब साधन हैं, लेकिन फिर भी गरीबी है। रोड भले ही अच्छे बन गए हैं, लेकिन रोड से आप 10 किलोमीटर दूर जाओ तो गरीबी, बेरोजगारी पसरी हुई है। अभी भी यहाँ के लोग बहुत बड़ी संख्या में मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं तो चाहती हूँ कि बुंदेलखंड के लोग दिल्ली जाएं, लेकिन मजदूरी करने के लिए नहीं, राज करने के लिए दिल्ली में जाएं। उमा भारती नहीं, रहेली विधायक और मौजूदा शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव भी वक्त वक्त पर बुंदेलखंड में होने वाले पलायन पर अपना दर्द बयां कर चुके हैं। पृथ्वीपुर के गैलवारा गांव में सभा के दौरान गोपाल भार्गव भी उमा भारती के बयान पर सहमत नजर आए। वहीं बीजेपी के दिग्गजों के इस बयान ने कांग्रेस को सियासत का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, बीजेपी नेताओं के इस बयान ने बीजेपी की कलाई खोलकर रख दी है। ललितपुर के रेलवे स्टेशन जब मैं कभी निकलता हूँ, पुटरियां बांधे बांधे लोग बैठे रहते हैं, महिलाएं बच्चों को चिपकाए बैठी रहती हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं? भैया हम जा रहे हैं गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गांव में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, मिल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, धंधे नहीं है। क्या करे भैया, पेट पालने, बच्चा को चिपकाने चली जा रही है। ये स्थिति हमारे बुंदेलखंड की है। ये हमारे यहाँ के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की है, निवाड़ी जिले की है, टीकमगढ़ जिले की है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता उमा भारती सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रही हैं कि बुंदेलखंड में न सड़कें हैं, न रोजगार है, न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केवल और केवल गरीब लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की कलाई खोल के रख दी है। प्रदेश की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बदला था और पृथ्वीपुर की जनता फिर से भाजपा को सबक सिखाएगी। ये तो हुई सियासत की बात। अब लोगों की राय भी जान लेते हैं जो कि इस पूरे पलायन के भुक्तभोगी हैं। कम से कम 1-2 हजार आदमी बाहर डले हैं मजदूरी के लिए। गांव में वो कोई मजदूरी नहीं मिल रही, इन लोगों को मजदूरी नहीं दी जा रही। किसी के पास न कोई जॉब कार्ड दिए गए, न कुछ भी नहीं है यहाँ के गरीब आदमियों के पास। जो दिक्कत है कि हमें गांव में मजदूरी नहीं मिल रही, हम आगरा वो दिल्ली जा रहे हैं।
वो बल्लमगढ़ वो पंजाब कर रहे काम, हमें यहाँ नहीं मिल रहा आस्थान में काम करने के लिए। दिल्ली गए थे कोरोना के पहले, तो आ गए हैं। काम भी लग रहा है, दीपावली कर लें अपने घर में, इसके बाद जाना है, दिल्ली जाना है। यहाँ दूसरे की बटाई के लिए खेती लिए हैं, खेती करना है, और यहाँ कुछ काम मिलता नहीं है, सरकार वादे बस करती है। क्या कहना है, वो तो वादे हैं जो उनको काम आदमी लेकर आते हैं, मैं तो मजदूरी करना ही। कहाँ जात फिर काम के लाने? घर ही नहीं। अच्छा, और लड़का बच्चा? लड़का बच्चा बाहर चले जाए। कहाँ चले जाते बाहर? दिल्ली, जम्मू काम के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली बाहर जाते हैं। हाँ। इस बाढ़ से या गांव से कितने लोग होंगे बाहर? इस बाढ़ से 500 लोग बाहर होंगे मजदूरी करने वाले। सुना आपने, बुंदेलखंड के ये हालात तब हैं जबकि यहाँ की मिट्टी ने सियासत के कई लाल पैदा किए हैं। पूर्व सीएम उमा भारती जो कि खुद बुंदेलखंड से हैं, इसके अलावा शिवराज कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी बुंदेलखंड की माटी से ही आते हैं। बावजूद इसके बुंदेलखंड की ये दुर्दशा कई तरह के सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या पलायन का मुद्दा पार्टियों के लिए सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है? एक ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं है जिसके समाधान के लिए कोई ठोस प्रयास किए जाएं, कदम उठाए जाएं? बयान कई बार पहले भी दिए गए हैं, अब भी बयान दिया गया है। हमारे 3 सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं इस खबर पर और अधिक जमीनी हकीकत बताने के लिए, समझाने के लिए। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं रुख करता हूं सुधीर दीक्षित का, जो मौजूद है भोपाल में। सुधीर, भोपाल की फाइलों में, सरकार की योजनाओं में बुंदेलखंड को लेकर कई फैसले लिए जाते हैं, लेकिन क्या बुंदेलखंड सरकारी उपेक्षाओं का शिकार रहता है? क्या बुंदेलखंड में रहने वाले लोग दिल्ली जाते हैं मजदूरी के लिए, ये उनकी मजबूरी है कि वहां पर उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिसके चलते वो 2 वक्त की रोटी और एक अच्छा रहन सहन कर सकें, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ता है? आखिर इस समस्या का समाधान कब और कैसे निकलेगा? बयान तो पहले भी दिए गए थे, अब भी दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बुंदेलखंड का जो इलाका है उसको अगर हम भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से देखते हैं तो आसपास के संपन्न इलाकों के बीच बुंदेलखंड की तस्वीर आपको दिखती है। लेकिन अगर जब भी बुंदेलखंड का नाम जहन में आता है तो आप भूखमरी, गरीबी, पलायन, किसानों की आत्महत्या जैसे विषय और सूखे के जैसे विषय सामने आते हैं। लेकिन सरकारी फाइलों की अगर बात करते हैं तो चुनावी मुद्दा बुंदेलखंड से किसानों की स्थिति या बुंदेलखंड से जो पलायन है वो कभी भी चुनावी मुद्दा नजर नहीं आता है। सरकारें घोषणाएं करती है, चूंकि बुंदेलखंड की भौगोलिक परिस्थिति है, 2 राज्यों के बीच वो पड़ता है। हालांकि एक बड़ा हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में आता है। बांदा जैसा जो जिला है जिसने बसपा सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री दिए थे, बांदा जिला बुंदेलखंड में आता है। लेकिन पलायन को अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पलायन वहां पर बांदा जिले से, उसके बाद जो ललितपुर आता है, उन इलाकों से देखने को मिलता है। दूसरी बात करेंगे वहां की प्राकृतिक संपदाओं की। प्राकृतिक संपदाओं के रूप में वो भरपूर है वहां पर, लेकिन जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए बुंदेलखंड के लिए, जो योजनाएं बनाई चाहिए, वो योजनाएं प्रॉपर तरीके से अगर बनाई जाती है और धरातल पर उनको उतारा जाता है तो हो सकता है कि बुंदेलखंड की जो तस्वीर है वो हमको बदली हुई नजर आ सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने वहां पर पानी के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की है, उनके लिए बहुत सारी करीबन 900 करोड़ रुपए की योजनाएं भी स्वीकृत की है जिन पर काम चल रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर हम उसको देखते हैं तो बुंदेलखंड की परिस्थिति में कोई बहुत ज्यादा बदलाव हमें नजर नहीं आता। पलायन की हम बात करते 2014-15 की एक रिपोर्ट आप देखेंगे, बुंदेलखंड विकास परिषद की एक रिपोर्ट है 2019 की, तो अब तक 2014-15 का अगर हम आंकड़ा देखते जो उपलब्ध आंकड़े, 62 लाख परिवार या 62 लाख लोग बुंदेलखंड इलाके से पलायन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा लोग आप जाते हैं, देखेंगे आप दिल्ली में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं। हालात ये हो गए वहां पर कि युवाओं का मोहभंग जो है शिक्षा से हो रहा है, क्योंकि सबसे पहली चिंता वहां पर होती है कि हमारे पास पेट भरने के लिए टीकमगढ़ में परमार मौजूद है, जरा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। परमार, प्रदेश के 4 मंत्री बुंदेलखंड से आते हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है यहां पर विकास? और विकास अगर हो भी रहा है तो दिखाई तो नहीं दे रहा है। दिव्यांश जी, आपको बता दूं कि बुंदेलखंड की तस्वीर जो है हमेशा देश में एक पिछड़ा क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, और यहाँ खनिज संपदाएं हैं, वन संपदाएं हैं, उसके बावजूद भी यहाँ विकास के लिए कोई ऐसे काम नहीं किए गए जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं दूसरी अगर बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र से सुश्री उमा भारती जी 3 बार कैबिनेट मंत्री रही,
एक बार सूबे की मुख्यमंत्री रही, उसके बावजूद भी यहाँ ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया गया जिसको लेके यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। यहाँ ना तो कोई कल कारखाने लगाए गए, ना कोई फैक्ट्रियां इस प्रकार की लगाई गई, और ना ही कोई रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध कराए गए। उसी का कारण है कि आज यहाँ सबसे ज्यादा सूखा की मार से आदमी परेशान है, उधर रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए वो मजदूरी करने के लिए, काम तलाशने के लिए, 2 जून की रोटी का इंतजाम करने के लिए अपने गांव के ताले लटकाने के बाद और अपने हरे भरे परिवार को छोड़ने के बाद दिल्ली पलायन करते हैं, कहीं गुड़गांव जाते हैं, कहीं इंदौर जाते हैं, कहीं भोपाल जाते हैं मजदूरी करने के लिए। जी ठीक है, हम रुक करेंगे पन्ना का, जब मौजूद है मेरे सहयोगी पीयूष। रोटी, कपड़ा और मकान, जब तीनों की दिक्कत हो जाए, समाधान कुछ ना निकले, तो फिर जनता करे तो क्या करे, वो लोग करें तो क्या करें जिनके कंधों पर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी होती है। कोई दिल्ली जाता है, कोई और प्रदेश जाता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, अपनी जमीन पर उन हालातों में क्या वजह है कि वो उन्नति नहीं कर पाता है, और अगर सपना देखना भी चाहता है तो उसके सामने कई अड़चने हैं। दिव्यांश, सबसे बड़ी जो बात है वो यही निकल करके आती है कि बुंदेलखंड के कल्याण के लिए शासन ने कागजों में अनेक योजनाएं लागू की हुई हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोग दिल्ली, गुड़गांव और उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में जाकर के अपने परिवार के सहित जाकर के मजदूरी करने के लिए बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हैं और मजबूर भी हैं। मैं आज का आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में केवल जो दर्शक देखने के लिए आते हैं उन पर्यटकों से तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का राजस्व एक साल में पन्ना टाइगर रिजर्व ने यहाँ पे उगाही की है। इसी तरीके से फर्सी पत्थर और हीरा का एक बड़ा व्यवसाय है जो पन्ना, बुंदेलखंड के पन्ना में चलता है। लेकिन यहाँ पे इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो या सत्ता में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन यहाँ के फर्सी पत्थर मजदूरों के लिए, यहाँ के हीरा उत्खनन मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कोई एक ठोस रणनीति आज तक नहीं बनाई जा सकी है जिससे उनको रोजगार मिल सके। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पन्ना में यदि फर्सी पत्थर का सुचारू ढंग से यहाँ पे उत्खनन शुरू हो जाए, जो वन भूमि और राजस्व भूमि का जो विवाद है वो यदि सही तरीके से उसका निपटारा हो जाए और यहाँ के मंत्री और यहाँ की सरकार यदि चाहे एक अच्छी सी नीति बना करके लाए तो निश्चित रूप से इस पलायन को आधा तो किया ही जा सकता है। ये दिव्यांग, ठीक है, होना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही जीएमपीसीजी पर इस खास पेशकश के जरिए हम यही सवाल सामने रखना चाहते थे। उम्मीद की जानी चाहिए कम से कम इन सवालों का असर तो ऊपर तक पहुंचे। आप तीनों सहयोगियों का जानकारी देने के लिए शुक्रिया।